बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, गर्मियाँ जो है वो अच्छी खासी अब स्टार्ट हो चुकी हुई हैं और का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। आपको पता है मई का जो है वो मिड चल रहा है और इस महीने में अगर गर्मी ना हो तो फिर कब हो? जून, जुलाई, अगस्त और ये 3 महीने ऐसे मुश्किल होते हैं कि अच्छी खासी आपको जो है वो गर्मी का सामना करना पड़ता है और इसमें आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। और ऐसे मौसम में आपको जो है स्पेशली आपको धूप से भी बचना चाहिए। जाहिर सी बात है काम करना भी ज़रूरी है। काम के हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस औकात में जहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही हो तो इस तरह आपने धूप से भी बचना है और इसके साथ अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और स्पेशली जो हमारी डाइट है उसको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि आजकल हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा, हम बाहर के खानों को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि हम घर के खानों को पसंद करें। इसी तरह घर की जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो जाहिर सी बात है हम एक तो हम साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और फिर जो घर के खाने होते हैं उनको आपकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो इस लिहाज से आपके घर के खानों को जो है वो ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। हाँ, कभी कभार होटलिंग होनी चाहिए क्योंकि आपको मेंटली रिलैक्सेशन भी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। सम टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो है वो गैदरिंग बाहर करते हैं तो वो भी एक अच्छा टाइम होता है। वो भी आपका, जाहिर सी बात है कि आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है। इंसान को अपने लिए टाइम जो है वो ज़रूर निकालना चाहिए। और जिस तरह के हालात हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। हर बंदा जो है वो इसका शिकार है कहीं ना कहीं। हम खुद भी इन मसलों में उलझे रहते हैं। कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी आपका गैस का, कभी बिजली का, कभी आपके रोड्स का, कभी आपकी कॉलोनीज़ का। मतलब आप डिफरेंट चीज़ों में ही फंसे हुए होते हैं। और जिस तरह महंगाई है और बढ़ती हुई बेरोज़गारी, ये भी लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो घर बैठ चुके हैं और जॉब अच्छी है नहीं। बिजनेस के लिए आपके पास इतना अच्छा, आपके पास जो है अमाउंट होनी चाहिए, देन ही आप कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसकी इस तरह के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इनसे बचने का एक ही तरीक़ेकार है कि खुद को पुरसुकून रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम मसलों की तो बात करते हैं, हम सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। तो कभी आप इंसान जो है सोल्यूशंस की तरफ भी जाए। आपके जो सिंसियर दोस्त हैं या घर वाले हैं उनसे लाजमी मशवरा किया करें। इसी के साथ जो है जिस तरह बातें तो हाँ आपकी और हमारी चलती रहेंगी, लेकिन चलते हैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। मौसम का हाल जान लेते हैं कि अली से कि मौसम इस टाइम क्या सूरत हाल है, इस टाइम गर्मी की शिद्दत क्या है। तो अली रियाज हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर और जो मुल्तान में एक मौसम गर्मा जो है अपना ऐसा रंग दिखा रहा है। मुल्तान से दिनों में अगर बात करें तो गुज़िश्ता चंद रोज़ में मौसम जो है अपनी इंतहा को पहुंच गया। खासतौर पर अगर बात की जाए तो दोपहर के वक्त ऐसा महसूस होता है कि सूरज जो सवा नेज़े पर आ चुका है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तमाम आज अगर बात की जाए तो मौसम खासा बेहतर रहेगा। सबसे अच्छी जो खबर है वो ये है कि महंगा मौसम जब से कहा जा रहा है कि जुनूबी पंजाब दीगर अजला के जैसे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है रहीम यार खां और जुनूबी पंजाब दीगर अजला में जो तेज़ आंधियां हैं वो चली तो हल्की फुल्की बारिश बरसी थी। तो आज भी मौसम मुल्तान में कुछ ऐसा रहेगा, मतलब जजवी तौर पर अवरुद्ध रहेगा और अब अवरुद्ध रहने के साथ साथ रात के तेज़ आंधियां चलेंगी, गर्द आलूद हवाएं चलेंगी जिससे आम की फसल को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन मौसम जो है कदर बेहतर हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि आज और कल बारिश बरसने के इम्कान है जिससे मौसम कदर खुशगवार हो जाएगा। मुल्तान में अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त मौसम जो है खासा बेहतर रहता है, जैसे कभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन दोपहर में गर्मी जो अपनी इंतहा को पहुंच जाती है और गर्मी की वजह से जो शहरों को भी खासा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मौजूदा बारिशों और गर्द आलूद हवा और तेज़ आंधियों का स्पेल जो है ये 22 से 24 तारीख तक इसी तरह रहेगा। ताहम उसके बाद से मौसम जो है दोबारा से गर्म और खुश्क हो जाएगा और आने वाले दिनों में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। जैसे कि आज भी अगर बात की जाए तो ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन रहने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया था वो 28.2 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया था, वो 58% रिकॉर्ड किया गया था। जी।
बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट में मौजूद हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर ऑन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ऑन ठीक शुक्र, ठाक हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, ऑन से बात होगी हमारी मुल्तान की जो टॉप स्टोरीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है ब्लड प्रेशर के हवाले से जो है वो दिन भी मनाया जा रहा है। उस हवाले से भी हमारे साथ जो है आप लोगों से बात होगी। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं इस टाइम जो मुल्की हालात ख़राब होने की वजह से मईशत और सनतकारी को जो है वो बेहद नुकसान पहुंच रहा है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे ऑन? जी बिल्कुल। जिस तरह से पहले गुज़िश्ता आप एक हफ़्ते में देखें जो सियासी हालात ख़राब हुए मुल्क के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनके कारकुनान सड़कों पे निकले, और फिर उसके बाद अभी भी हमारी जो अदलिया है उसमें जो फ़ैसले आ रहे हैं, फिर उनकी जो अमलदारी होती है आगे देखा जाए तो वो फिर अपना कारकुनान कानून को मोस्टली अपने हाथों में ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से फिर अपना जो मुल्की हालात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते चले जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम सनतकारी और मईशत के हवाले से बात करें तो मुल्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसे उसकी रिपोर्टिंग वगैरह हमने की, देखा जाना, तो उसमें जितने भी हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबसे पहले तो आप देखें इस टाइम डॉलर का रेट कहाँ पहुंचा खड़ा है, तकरीबन लगभग 300 तक तो वो डॉलर पहुंच गया, 290। हाँ। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जिस तरह मैं पहले भी बात करी थी, जो हमारी मुल्की सूरत हाल है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कशीदा है, क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे अपने ही मुल्क का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग इस चीज़ का नहीं सोच रहे कि अच्छा हम जलाओ कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, हसास इदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम अपना गुस्सा किस चीज़ों पे निकाल रहे हैं, हम अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अलग जो एक तमाशा बन रहा है हमारी सियासत के हवाले से बात करें तो जहाँ इंटरनेशनल आप न्यूज़ की आप देख लें उस पर, तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा है। मतलब उनकी जो चीज़ें हैं होंगी, जाहिर सी बात है बाहर के इश्यूज भी होंगे, लेकिन उसके हवाले से अगर हम देखें तो बाहर अपने वो इश्यूज को छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान को ही डिस्कस किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा इमेज हमारा पाकिस्तान का नहीं जा रहा। और फिर स्पेशली अगर हम अपनी फ़ौज की भी बात करें, और जिस तरह पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आ रही होती हैं जहाँ हम कह रहे होते हैं कि पॉजिटिव रोल प्ले हो, वहाँ नेगेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं ये लोग। और फिर इस तरह की चीज़ें सामने लाना जिससे आपकी मुल्की हालात को देखते हुए आपके अवाम को भी और मुल्क को भी नुकसान पहुंच रहा हो, तो उसका क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके साथ साथ देखें जहाँ हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बिल्कुल क्रैश करने के करीब है, बैंक हमारा मुल्क बैंक करप्ट होने के करीब है, वहीं पर फिर अपना इस तरह की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो उससे फिर देखें हमारी मोस्टली कौन इससे अफेक्ट होता है? हाँ। हमारे जितने भी ताजिर बिरादरी है वो हम लोग अफेक्ट होते हैं, चीज़ें महंगी से महंगी होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा वैसे भी हमारी जीडीपी अगर ग्रोथ की बात की जाए ना होने के बराबर है। मुल्क हमारा 90% कर्ज पर चल रहा है, तो उसके बाद फिर इस तरह का जितना भी सिनेरियो क्रिएट होता है मुल्क में, सियासी बहरान आता है, सियासी बहरान डायरेक्टली रिलेटेड टू मुआशी बहरान। तो अब मुआशी बहरान जब आएगा तो अब फिर उसके वजह से इंटरनेट सर्विस बंद हुई। इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से जितने भी ऑनलाइन बिजनेस थे पाकिस्तान में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर आप देखें या फिर ऑनलाइन बिजनेस जिस तरह से इंटरनेट पे किए जाते हैं उन्हें देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर पर डे के हिसाब से भी हमारी इकोनॉमी को लॉस हुआ। तो यहाँ पर शहरियों को चाहिए ज़रा तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि इस समय हमारा मुल्क इस कंडीशन में नहीं है कि हम इस तरह से खुलेआम। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को देख रही थी जो एहतजाज करने के लिए आए हुए थे। कल हम परसों वाले सिचुएशन को भी देखें, और उससे पहले भी जो अच्छा पहले तो हम इमरान खान साहब की बात करें तो उनके वजह से तो बहुत सारे लोग बाहर निकले। फिर उसके शरपसंद अनासिर भी उसके साथ जो है उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। बिल्कुल। अच्छा, फिर हम बहुत सारे जो एहतजाज जो है वो मौलाना साहब ने निकाला, उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल आए हुए थे वो जो ये कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ है, लेकिन वो बाहर निकले हुए हैं। मतलब ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं, मतलब हैरत की बात है। सबसे शर्मिंदगी की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आप अंदर घुस जाएं और कानून को अपने हाथों में ले लें, और वहाँ जाके जो शरपसंद नासिर थे उनने जो एक जो अदालत की एक सुप्रीमेसी होती है उसे वहाँ पर डिसरिगार्ड किया, उसकी तजलील की, तो ये यकीनन देखा जाए ना एक बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पर हमारे सियासी लीडर्स को भी चाहिए जरा वो भी कारकुनान को समझाएं, ना कि उन्हें इनकरेज करें इस तरह की हरकतों के लिए। अच्छा, वही बात आ जाती है कानून और आइन की बातें करते हुए आप खुद अगर उनको तोड़ने लग जाएंगे
तो फिर मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी? हम बात करते हैं कानून और आइन होना चाहिए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जबकि हम खुद ही उन चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि जी फिर इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ उस टाइम हमारे सियासी लोगों को नहीं मिल रहा जब उनके हक में ना हो, दूसरी पार्टी के हक में हो। जब अपने हक में, भी तो है एग्जैक्टली जब अपने हक में होगा तो इंसाफ हुआ। हाँ। जब दूसरों के अगर हक में फैसला चला जाए तो बिल्कुल गलत हुआ। जिस पे एहतजाज होगा, जिस फैसले को बिल्कुल नहीं माना जाएगा, तो ये चीज़ ज़रा दोबारा उन्हें नज़रसानी करनी चाहिए अपनी इस। और फिर जिस तरह मईशत की हम बात करें, अगर हम अपने इंडस्ट्री की भी बात करें, तो उस लिहाज से भी अब चीज़ें, क्योंकि इतनी महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो लोगों का इस तरफ से कारोबार के हवाले से भी लोग परेशान ही दिखाई देते हैं। अगर हम शहरियों से भी बात करें तो उनका यही कहना आता है कि कारोबार जो है उस तरीके से नहीं चल रहे जिस तरह से आपके। हाँ, जाहिर सी बात है, छोटी दुकानें, जो छोटे ताजिर हैं उनके तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हम बड़े ताजिरों की बात करें तो वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वो जब खसारे में जाती है तो वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। अब वर्कर्स जहाँ बेचारे वहाँ 18,000 20,000 पर मुलाजमत कर रहे होते हैं, जब इंडस्ट्री को थोड़ा बड़ा भी नुकसान हो रहा हो, उसका बजट पूरा ना हो रहा हो, तो वो निकाल देती है। आगे फिर उनके पास कोई सरमाया करने का कोई अपॉर्चुनिटी बचती है। कोरोना की वजह से और इतना पहले ही हम लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया। अच्छा, कोरोना में जिन लोगों को निकाला गया तो वो तो ऑलरेडी वो लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उस तरीके का कारोबार और उस तरीके से चीज़ें नहीं सेटल उनकी हो पाए। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो बेचारे आज तक इन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ 2 वक्त की रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, अभी भी आप हालात देखें, अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पर आप आटा, चीनी, दाल वगैरह का भी आप रेट देखें, वो भी अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। और उसके बाद फिर अपना जब हमारी सारी इकोनॉमी तबाह हुई पड़ी है, हमारी माशी हालात, हम इस उसमें नहीं है पोजीशन में कि हमारी जो लोअर तबका हमारा वो सर्वाइव कर सके, तो यहाँ पर फिर अपना पॉलिसीज़ कुछ ऐसी लेके आनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि जहाँ पर इन लोगों का कुछ खास ख्याल रखा जाए। हाँ, मुफ्त आटा स्कीम जो चली थी रमज़ान में, उससे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ हमारे तमाम लोअर तबका को, क्योंकि वो आटे के थैले जो मिलते थे, एटलीस्ट उनका रमज़ान तो अच्छा गुजर गया। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उन्हें थ्रू आउट द ईयर्स रखे, ताकि एटलीस्ट हमारे लोग भूख से ना मरें। हाँ, अच्छा, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि शहर में जो तरक्याती काम है, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल इस तरह की रही कि फिर शहर में जो आपके तरक्याती काम है वो तो ना होने के बराबर ही हैं। अच्छा, रोड्स हमारे ख़राब हैं, पानी हमें साफ़ पीने को मैसर नहीं है। अच्छा, इस तरह के छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पिछले आप 1 साल में देखें जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई, उसकी वजह से जो तरक्याती काम थे वो बिल्कुल रुके पड़े थे। अब उससे फिर अपना जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो अपना गुजर बसर करते हैं, जो तरक्याती स्कीम्स आती हैं, जब वो अलॉट होती हैं, उनमें वो जाके टेंडर इशू करवाते हैं, टेंडर का काम करते हैं, तो वो सारे बंद हुए पड़े थे। एक तो उनका रोज़गार भी बंद हुआ उससे, और उसके बाद अगर हम शहर मुल्तान की बात करें तो शहर मुल्तान में तरक्याती काम आप मुझे पिछले 1 साल में एक बता दें जो हुआ। कोई काम भी ऐसा नहीं है जिसका हम कह सकें कि भाई ये वाला रोड बना या अपना इस चीज़ की रिपेयरेंस हुई। अभी आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चले जाएं, एक मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो पंजाब का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसकी हालत भी अगर आप देखें काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। वहाँ पर भी रेनोवेशन की ज़रूरत है। एक दफ़ा कमिश्नर साहब वहाँ मौजूद थे, उनका काफ़ी लगाव है खेल से, तो मैंने कहा सर आप यहाँ पर तकरीबन डेली आते हैं, खेलते हैं, मगर आप इसकी हालत देखें, कितना खस्ता हाल लग रहा है ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो कहते फंड्स है नहीं हमारे पास, किस तरह से हम ये तो फंड्स वाला यकीन करें एक ना मजाक बन के रह गया। और मतलब जब भी हम बात करते हैं इदारों से तो हमेशा यही जवाब मिलता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है और फंड्स नहीं है। तो यकीन करें वो पे अब हंसी आती है इस तरह सुन के कि फंड्स नहीं है और इदारे तो चल रहे हैं। बिल्कुल इदारे चल रहे हैं, और हमें अब ऐसा लगता है कि आने वाले जब भी हम उनसे यही सवाल पूछेंगे तो एक ही जवाब हमें मिलेगा कि फंड्स नहीं है। फंड्स नहीं है और कुछ हो नहीं सकता। अब कुछ लगता है हमारा भी कुछ हो नहीं सकता। और है, हमारा भी कुछ नहीं हो सकता, इदारों का भी कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल तो फंड्स जो हैं वो हमेशा ऐसे बस बिल्कुल नाम के ही हम सुनते रह जाएंगे, और आते अगर होंगे तो ये नहीं पता कहाँ जाते हैं। कोई नहीं पता हमें। हाँ, क्योंकि अच्छा हम अगर सैलाब मुतासरीन की करें, अब मैं समझती हूँ बहुत टाइम से उन लोगों के हवाले से बात ही होना बंद हो गई है, मतलब क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई। हम उनके फंड्स की बात करते हैं कि इतना बाहर से आपके लिए फ़ंड आया, इमदाद आई,
ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहाँ गया? मतलब मुख्तलिफ हम एनजीओ की बात करें तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर काम किया, लोग अभी तक स्टिल कर भी रहे हैं। ये बड़ी बात है कि अगर एग्जैक्टली। हुकूमत वहाँ पर नहीं मौजूद लेकिन लोग वहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी बात को कंटिन्यू करूँ तो जो पिछले साल का टेन्योर था, अगस्त सितंबर का, जब सैलाब की पीक थी और सारी हाँ। तबाही हो चुकी थी मुल्क में, तो हम अपने सारे दोस्त, हम टीम के साथ ना राजनपुर, रुझान और लोअर पंजाब में हम वहाँ गए। तो वहाँ पर जब हम गए, हमने देखा कि तकरीबन 5-5, 10-10 फुट वहाँ पानी मौजूद था। हाँ। तो वहाँ इतनी तबाही हुई थी, इतनी तबाही हुई थी, जो एक वहाँ का हाई क्लास आदमी ले लेना, वो भी यकीन माने, वो जो गवर्नमेंट ने कैंप्स लगाए हुए थे उनमें बैठा एक वक्त की रोटी का वो वाह वाह। मोहताज था। बिल्कुल, इसमें मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह नाजरीन मैंने आपको बताया था कि आज जो है ब्लड प्रेशर का जो है वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है, और उस हवाले से बात करूंगी। इस टाइम ब्लड प्रेशर के हवाले से जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने बात की थी कि डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि बहुत कम एज के लोगों में भी जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो बढ़ गया है। अगर हम बात करें कि इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का आपको पता नहीं चलता, और अगर ब्लड प्रेशर आपका लो हो तब भी वो ख़तरनाक है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तब भी वो इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस बनता है। तो इस लिहाजा अगर हम बात करें कि इस टाइम इसको किस तरह कम किया जा सकता है ब्लड प्रेशर को, तो उसकी बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताने चाहती हूँ, ये है कि हम अगर अपनी ज़िंदगी की लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, अगर हम सब्जियों फलों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, तो काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ सकती हैं। अच्छा, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। हम देख रहे हैं यूथ में हमारी बहुत चीज़ें ये देखने में आ रही हैं। वर्जिश जो है वो बिल्कुल एक नाम बन के रह गई है। वॉक हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अच्छा, बहुत कम लोग हैं, जाहिर सी बात है, टाइम अफरा तफरी का दौर है, इस टाइम हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, शायद अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह को भी काम कर रहे होते हैं, शाम तक उनका जो काम है वो रात 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे घर आते हैं। जो घर की ख़वातीन हैं वो भी अपने कामों में मसरूफ़ रहती हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, तो बच्चे भी हैं होते हैं। तो इसमें आपको वर्जिश जो है वो बेहतरीन, मैं समझती हूँ, एक इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर वर्जिश आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, हिस्सा बना लें, तो हम इन बीमारियों से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, और अपनी ज़िंदगी से तंबाकू नोशी को आहिस्ता आहिस्ता, जो लोग जो है सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से सिगरेट को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें। मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जाहिर सी बात है, जिनको सिगरेट की आदत होती है, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। तो बजाय कि उसको जो है आप नहीं फ़ौरन ख़त्म कर सकते, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें और हेल्दी डाइट की तरफ आए। अच्छा, जिस तरह सब्जियों फलों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें ये है कि हम लोग अपने जो है आप जो है फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वो भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो आपके लिए अच्छे होते हैं। जिस तरह तरबूज भी आपके लिए अच्छा है। फिर साथ साथ अगर मैं बताऊँ चुकंदर के हवाले से आपको बताऊँ, जो उसकी खासियत है ब्लड प्रेशर के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ये है कि शुगर के अगर पेशेंट आप नहीं हैं, तो उसका जो चुकंदर का रस है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें केला, तो केला आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें पोटाशियम होता है, और जो पोटाशियम है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जो खासियत है कि वो ब्लड प्रेशर को एतदाल में रखती है और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें टमाटर के हवाले से, तो टमाटर के भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें कि जो है उसका रस पीना भी जो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसके साथ भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के हवाले से भी अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जिस तरह हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज है। हम लोग जो है गोश्त की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें सब्जियों फलों का इस्तेमाल हम इतने अपनी ज़िंदगियों में नहीं करते, और फास्ट फूड का इस्तेमाल हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तली हुई चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम शौक से खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल भी उसी तरीके से आपका बढ़ जाता है। तो ये उसके लिए टमाटर का रस जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और लहसुन, ये एक मैं समझती हूँ बहुत
फ़ायदेमंद है। मेरे अपने भी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो सुबह निहार मुँह लहसुन खाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये एक बेहतरीन यूँ समझ लें दवाई के तौर पर भी आपको काम देता है और इसके तहाशा फ़ायदे भी हैं। और इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप अपने तमाम काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत थोड़ी सी भी डाउन होती है तो आप खुद भी फील करते हैं, इस सेहत पे आप खुद बोझ सा हल्का सा फील करते हैं और आप उस तरीके से अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते जो आप करना चाह रहे होते हैं। लिहाजा मैं समझती हूँ ये जो बीमारियाँ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिर आपको दिल की बीमारी की तरफ ले जाता है। तो लिहाजा आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि अच्छी ग़िज़ा जो है वो इंसान को जो है वो सेहतमंद रखती है। ऐसे ही जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशली ना अगर हम देखें तो आजकल जिस तरह की हेक्टिक रूटीन होती है तो मोस्टली जो वालिदैन होते हैं ना वो दोनों ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो औलाद है उसे लाजमी चाहिए अब, क्योंकि मेरे वालिद साहब हैं उन्हें भी बीपी काफ़ी इशू रहता है। तो अब जो औलाद है उसे चाहिए कि उनकी जो मेडिसिन है उसका ख़ास ख्याल रखें। हाँ। उन्हें प्रॉपरली वो टाइम पर ले रहे हैं नहीं ले रहे उसे चेक एंड बैलेंस रखें। क्योंकि अगर एक टाइम भी वो मिस करेंगे ना तो ब्लड प्रेशर का कोई पता नहीं होता, किसी टाइम भी वो हाँ। आपको तंग कर सकता है। अच्छा, फिर गुस्सा गुस्सा जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि हम फ़ौरन जो है चीज़ों को उसका रिएक्शन देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पे चला जाता है। बिल्कुल वो ऐसे भी आपके लिए नुकसानदेह है। और फिर साथ साथ जिस तरह अभी ऑन बताया मेडिसिन के हवाले से, जाहिर सी बात है जिनकी मेडिसिन चल रही है उनका चेक एंड बैलेंस भी बड़ा ज़रूरी है वैसे। बिल्कुल ज़रूरी और हम लोग नहीं खाते दवाइयों को। अक्सर हम लोग कहते हैं कि बस ठीक है, अच्छा खा लेंगे फिर कर लेंगे, ये वाले भी हमारे मामलात रहते हैं ना। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा इसमें ना गुस्सा और टेंशन ये दो चीज़ें होती है जिसकी वजह से ना ब्लड प्रेशर काफ़ी तंग करता है। अब मैं अक्सर मेरी ये रूटीन होती थी कि मैं मतलब ऑफिस होता था तो मैं रात को ना देर देर से घर जा रहा होता था। हाँ। तो घर वाले बड़े परेशान हो जाते थे, उस टाइम तक सोते नहीं थे जब तक मैं नहीं जाता था, टेंशन में होते थे। फिर हाँ। वालिद साहब की कॉल आती, गुस्से में कॉल आती, फिर मैं जाऊँ तो बस मैं भाग के घर पहुँचता। फिर एक दो दफ़ा उनकी मेडिसिन का तो मैं रख रहा था, चेकिंग बस देख रहा था। फिर एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे से भी कोताही हो गई और फिर ज़ाहिर सी बात है जो औलाद होती है वालिदैन के लिए वो सबसे बढ़कर होती है। तो कोशिश करें कि अपने वालिदैन की तकलीफ़ का बाइस ना बने हम लोग, जितनी सहूलत हो उनके लिए करें। और ये होता है कि जिस टाइम तक आप घर नहीं पहुँचते ना आपके वालिदैन कभी सुकून से सो नहीं पाते। तो कोशिश करें आप सब इसलिए टाइम से घर जाया करें जो असल में ऑन मैसेज देना चाह रहे हैं वो उनका असल मकसद ये है कि आप टाइम से घर जाया करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही टाइम से घर जाएं, वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करें और उनका ख्याल रखें। उनकी अगर कोई दवाई वगैरह चल रही है उसका चेक एंड बैलेंस रखें। ये अब थोड़े जिस तरह से बड़े होते जा रहे हैं हम ये चीज़ें समझ आती है और हम ये करते हैं। बाकी बचपन में तो गलतियां होती रहती हैं इंसान से। अच्छा, जाहिर सी बात है ये चीज़ें पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि अपने टाइम से वो भी गुजरे हुए होते हैं। तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें जाहिर सी बात है औलाद के मामले में वैसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए अब ऑन टाइम से घर चले जाना है, अम्मी अब्बू देख लेकिन रहे हैं। लेकिन वालिदैन को भी चाहिए वो भी थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाए। वो भी कुछ समझे मजबूरियों को अपनी औलाद की, वो भी नहीं, थोड़ा वो फ्लेक्सिबल हो। समझते हैं पेरेंट्स, सब समझते हैं। मैं कहती हूँ आपकी आज की अगर हम बात करें ना उसमें पेरेंट्स को जो है अच्छा हमदा ने ऐसी बात कर दिया मैं कहूँ अच्छा, जिस तरह जाहिर सी बात है पेरेंट्स को भी टाइम चाहिए होता है ना, तो हमारे यहाँ ये भी थोड़ा मसला है। आपकी मेंटली रिलैक्सेशन के लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अपन पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन आपकी वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जब तक आप उनके साथ अपना इजहार नहीं करेंगे मोहब्बत का, प्यार का, तो तब तक मैं समझती हूँ शायद उनको भी नहीं पता चलता कि हमारी औलाद हमसे प्यार करती है या नहीं करती, क्योंकि हम लोग भी थोड़े जज्बाती होते हैं और एज ऐसी होती है कि पेरेंट्स को बता ही नहीं पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल। हमें रोज़ इजहार होना चाहिए पेरेंट्स के अच्छा साथ। मेरा जो भी दिन की जितनी भी रूटीन होती है ना, मैं जब घर पहुंचता हूँ ना तो वालिद साहब एक आवाज़ देते हैं। उनका बिल्कुल ड्राइंग रूम के सामने उनका कमरा है। मैं जब दरवाज़ा खोलता हूँ ना बाहर वाला वो बुला लेते हैं ऑन, तो मैं जाता हूँ तो पूरा मैं उनके पास बैठे कहते हैं क्या बना आज के दिन का। तो मैं टोटली A to Z बैठ के उन्हें सारा बताता हूँ। ये बेशक वो नींद में होता है मुझे पता, सुन नहीं रहे, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है आप वालिदैन के जाहिर सी बात है साथ। पेरेंट्स का बिल्कुल अपना एक मैं समझती हूँ एक इम्पोर्टेंट उनका रोल है हमारी ज़िंदगियों में। और फिर उसके साथ साथ वो उस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं जब तक आप घर पहुँचते, तो वो यही जानना चाह रहे होते हैं यार सारा दिन की क्या रूटीन थी, क्या बिल्कुल किया सारा दिन आपने। तो ये पेरेंट्स की ना मैं समझती हूँ वो एक ये भी उनका इजहार मोहब्बत है बिल्कुल ऐसा औलाद के लिए ना। एग्जैक्टली।
चले फिक्र करनी चाहिए तो मैं आज पेरेंट्स में भी लाजमी हम बात करते रहते हैं, वैसे ये बड़ा ज़रूरी है आज के दौर में। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे कि शहर में तरक्याती काम भी नहीं हो रहे, और फिर साथ साथ हम बात करेंगे इस टाइम जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्री करवाने वाले अफराद के लिए खुशखबरी भी है। मैं क्या चले मसाइलों पे बात कर लें, थोड़ी खुशखबरी के हवाले से भी बात हो जाए। खुशखबरी, जो रजिस्ट्री करवाने वाले अफराद हैं मुल्तान में, उनके लिए एक जो खिदमत मरकज़ मौजूद है वहाँ पर ई रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया 8 मई से। अब ई रजिस्ट्रेशन बेसिकली कैसे होगी? आपने कोई प्लॉट ख़रीदा, कोई चीज़ ख़रीदी और उसकी आपने अब रजिस्ट्री करवानी है कानूनी कागजात में, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे अलखिदमत मरकज़ की, और वहाँ पर जाके रजिस्ट्री वाले उसे पोर्शन को आप ओपन करेंगे और वहाँ जाके डिटेल्स वगैरह डालेंगे, और उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उन्हें पूरा करेंगे, तो आप 1 से 2 दिन में आपकी जो रजिस्ट्री है ना वो हो जाएगी। अब इससे 2-3 फ़ायदे होंगे साइलिन को भी और गवर्नमेंट को भी। अगर हम साइलिन के उसके हवाले से बात करें, तो लेट्स सपोज आपने एक ज़मीन खरीदी, आप उसकी रजिस्ट्री के लिए बार बार ऑफिस चक्कर लगाएंगी, जलील मतलब अलग होता है बंदा, जा जा के दूर होते हैं दफ्तर ये वो, तो एक तो उन्हें बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, दूसरा उनका टाइम बच जाएगा, तीसरा उनसे कोई रिश्वत नहीं मांग सकता क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही होगा। अच्छा, उसके बाद चौथा उनका ये है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त ना कुछ स्टाम्प मिलते हैं, और जो स्टाम्प होते हैं वो जाली अक्सरा फरोख्त हो जाते हैं, और फिर जब किसी की ज़मीन पे कब्जा हो, जब वो अपना स्टाम्प पेपर लेके जब वो तो कहते हैं ये तो जाली है, ये तो बोगस है, तो आपकी तो ज़मीन है नहीं। तो इस तरह के जो मसाइल हैं ना साइलिन के, वो अब इससे हल हो जाएंगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? अब जो जाली स्टाम्प बेच के पैसा कमा लेते थे, रिश्वत लेके कर लेते थे, 2 नंबर काम से कुछ अफसरान जिस तरह से, क्योंकि देखें होता है इदारों में, ऐसा नहीं होता, जो इस तरह का जो सिस्टम चल रहा था उसकी वजह से नुकसान हमारे रेवेन्यू को हो रहा था, उनकी जेबें पूरी भर रही थी, रेवेन्यू को नुकसान हो रहा था। जब ई रजिस्ट्रेशन का आएगा तो जितना टैक्स होगा जो एक साल भरेगा वो डायरेक्टली जा रहा है हुकूमत के खाते में, उसका पूरा रिकॉर्ड महफूज होगा ऑनलाइन उसके अंदर, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा और साइल की। हाँ, और इस हवाले से काफ़ी फेक न्यूज़ भी थी जो कि बाद में इसकी तरदीद भी की गई। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोहिए 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं हम इस टाइम टैक्स अदा ना करने वालों के खिलाफ जो FBR की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है ऑन? जी बिल्कुल, FBR की कार्रवाइयों के वाले से अगर हम बात करें तो उसमें मोस्टली जो भट्टा मालकान होते हैं या जो स्टील मिल्स होती हैं या मार्बल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वो जो है ना वो अपना, क्योंकि उनके पास उनकी सेल परचेज का कोई बेसिकली वो रिकॉर्ड बनाते नहीं है, ना ही रखते हैं, तो जब सालाना आमदनी शो करवानी होती है FBR को, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा तकरीबन 20 लाख रुपए हमारी टोटल यहाँ पर हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसमें से 18 लाख रुपए का हमारा मतलब बिजली का बिल, लेबर कॉस्ट और ये सब चीज़ें 18 लाख रुपए थी, पीछे हमारे पास 2 लाख रुपए बचता है, और महंगाई इतनी है कि हम वो जो 2 लाख बचाते हैं तो हम उसमें अपना गुजर बसर करते हैं, तो अब हम क्या टैक्स दें? जबकि आप खुद देखें कि एक घर बनता है, डेली की बेसिस पे कितने घर बनते होंगे, कितनी स्टील यूज़ होती होगी, कितनी ईंटें यूज़ होती होंगी, कितनी मार्बल्स यूज़ होती होंगी, तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और इनका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है इंडस्ट्रीज़ का, करोड़ों रुपए का होता है। आप डेली बेसिस पे भी बात करें ना तो लाखों रुपए का तो डेली बेसिस पे उनका होता है। तो वो इनने ये सिस्टम बना के ना जो हमारा इदारा है उसे भी मतलब वो रिकॉर्ड में नहीं लेके आते, तो उन्हें भी मतलब जाके इस तरह से कहते हैं कि हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो उसके खिलाफ अब FBR ने ना मौके पर जाके कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, और फिर उसके साथ साथ उनने एक POS सिस्टम लॉन्च किया। POS सिस्टम है, जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि लेट्स सपोज कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, कोई बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल है, कोई भी अपना सेल परचेज की जगह है, तो वहाँ पर वो एक डिवाइस कनेक्ट करेंगे FBR की, जितने भी बायर्स आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो टोटली उसमें फीड हो रहे होंगे, उनकी नंबर ऑफ काउंट्स आ रहे होगा, तो उससे फिर ये फ़ायदा होता है कि भाई अपना उनके पास एक एस्टिमेट आ जाता है, अगर इतने इतने लोग हैं तो कितना रेवेन्यू बना होगा, तो उसके थ्रू वो फिर अपना उसे जो सालाना टैक्स होगा FBR उसे भेजेगा और वसूल करेगा। हाँ। लेकिन अब अक्सर शॉपिंग मॉल्स इसे नहीं लगा रहे, अब जो नहीं लगा रहे तो FBR जो कमिश्नर ज़ैद सरफराज डोगर साहब हैं, वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर जो मुख्तार तरीन साहब हैं, उनने जाके कार्रवाइयाँ की उस पर, और जाके मौके पर उन्हें सील कर देते हैं। 10 लाख कम से कम जुर्माना होता है, मिनिमम 10 लाख, और उसके साथ साथ कुछ लीगल सज़ा भी होती है जो उन्हें मिलती है। सही। अच्छा, और इसके साथ साथ FBR ने जो है वो कुरानदाजी के जरिए लाखों रुपए जीतने का मौका भी है,
ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब ये बहुत ही एक अच्छा इकदाम है एफबीआर की जानिब से। अब जिस तरह से मैंने आपको एक तो पॉइंट ऑफ सेल का बताया, पीओएस सिस्टम, तो उसमें ये था कि वो डिवाइस कनेक्ट करेंगे और उस डिवाइस के थ्रू वो एस्टिमेट लगाएंगे कितने बायर्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, और तो कितना एस्टिमेट उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा सालाना। अब जो दूसरा ये सिस्टम है कुरंदाजी वाला, उसका ये है कि आप किसी भी ना, लेट्स सपोज आप एक अच्छे जगह जाके, फूड की जगह जाके आप खाना खाते हैं, तो आपका बिल आपके पास आता है। अगर आपका 4000 बिल है तो उसके साथ जो जीएसटी लगा हुआ होगा वो तकरीबन उसका 10% भी, अगर 10 से 20% जितना भी लगा हुआ होगा, 400 से लेकर 800 तक उसका होगा, वो आपको भी पे करना होता है बिल के साथ एडजस्टमेंट के। अब मोस्टली जगह ये दो नंबरी हो रही है मॉल्स में भी और खाने पीने की जगहों पे भी, कि उनने ना दो सिस्टम रखे हुए होते हैं। आपका भी जाए ना, आप देखिए दो सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम वो होता है जो एफबीआर से कनेक्टेड है, और एक सिस्टम वो होता है जो एफबीआर से कनेक्टेड नहीं है। हाँ। अच्छा, आप कोई वो देखेंगे, कोई मतलब गवर्नमेंट का बंदा है या कोई मतलब बड़ा बंदा है, तो उससे अगर बिल देना होगा तो उधर से काट देंगे। बाकी जितने बाहर आ रहे थे वो मोस्टली क्या करते हैं, वो दूसरे सिस्टम से काट देते हैं जो एफबीआर के उसमें नहीं होता, एफबीआर के ऑब्जर्वेशन में नहीं होता। तो वो फिर उसमें से टैक्स भी ले लेते हैं वहां से जीएसटी के मद में, और वो एफबीआर को वो रेवेन्यू शो भी नहीं करवाते। अब जो कुरंदाजी वाला सिस्टम है वो ये होता है कि बेसिकली आपने कोई चीज़ भी शॉपिंग की तो आप उसकी तस्वीर खींचे अपने आईडी कार्ड के साथ, जाकर एफबीआर की लकी ड्रॉ, एफबीआर की आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहाँ लकी ड्रॉ का ऑप्शन होता है, उधर जाके आप वो दो चीज़ें डाल दें। अब वो दो चीज़ें आप डालेंगे तो जो मुसद्दका वो जो उसकी रसीद होगी जो वैलिड होगी, उसे आप जब डालेंगे तो वहाँ पर जाके आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब इससे एक तो ये होगा कि एफबीआर वाले देख लेंगे कि जिस रेस्टोरेंट से ने लिया आया वो जो टैक्स ले रहा है वो हमें पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे वो लोग हाईलाइट होंगे, वो डिस्करेज होंगे और वो पाबंद हो जाएंगे कि एफबीआर वाले सिस्टम से पर्ची काट के आपको देंगे और रेवेन्यू ताकि ज्यादा शो हो। उसमें फिर इनामात हैं, इनामात लाखों रुपए से शुरू होकर फिर वो इस तरह के हर महीने वो मंथली कुरंदाजी होती है। अच्छा, वो फिर इनामात फिर मिलेंगे भी? सही, वो बिल्कुल मिलते हैं, वो बिल्कुल वो आपका वो शनाख्ती कार्ड और सारा वहीं शो करके। वो पहले हमारा फोकस हो जाता है ना इनामात पे कि वाकई इनामात मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अच्छा, और इसके साथ साथ फिर हम बात कर लेते हैं इस टाइम शहर में पार्किंग माफिया जो है वो भी बेलगाम हो चुका है। अच्छा, ये वाकई इस टाइम बहुत ज़्यादा इशू है। जिसका जैसे दिल चाहता है उसने उतने की पर्चियाँ बनाकर और जो है वो लोगों को पार्किंग के हवाले से जो है वो इश्यूज रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, इसमें तो जो पार्किंग को बेसिकली डील करता है वो तो मेट्रोपॉलिटन है जो उसे डील करता है। तो हम जब वहाँ गए उनके ऑफिस में हमने देखा, तो उनका कहना था कि जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं ना, उनका जो नक्शा होता है वो अप्रूव करता है एमडीए। अब वो नीचे अपनी पार्किंग की स्पेस दे रहे हैं, अपनी पार्किंग की जो स्पेस दे रहे हैं, तो वो जो स्पेस है वो एमडीए ही उन्हें अलाउ करता है कि आप अपनी एक पार्किंग की स्पेस बने। अब वो स्पेस बन गई। अब जाहिर सी बात है, अब मॉल में लोगों ने तो आना है, अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें पार्क करनी है। तो अब उनका ये मौक़िफ़ था कि भई अगर वो सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले चार्ज कर रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है। तो सवाल हमने ये पूछा कि क्या गवर्नमेंट जो नीलामी करती है पार्किंग की उसके बगैर, ये तो मेट्रोपॉलिटन के रूल्स के भी खिलाफ है कि नीलामी के बगैर आप कहीं पर भी कोई पार्किंग स्टैंड नहीं लगा सकते। अच्छा, चलें पार्किंग स्टैंड लग गया। इस टाइम अगर आप शहर में बात करें ना, सिर्फ 20% तक पार्किंग स्टैंड ऐसे होंगे जो मेट्रोपॉलिटन के अंदर होंगे। बाकी ऐसे ही हैं। अच्छा, बाकी गैर कानूनी। अब तो गाड़ियों के हवाले से भी देखें तो कहीं 100 रुपया है, कहीं लोगों ने इस तरीके से ना अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो उन्होंने रेट जो है वो मुख्तस किया हुआ है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया ऑन, आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद सज्जाद आहिर साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी एडवोकेट अरसलान खान, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्सपर्ट साइबर लॉज और FIS हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, अरसलान से तो हमारी बात होगी साइबर क्राइम के हवाले से। इस टाइम जो जितनी तेज़ी से फैल रहा है, क्या रीज़न्स हैं, क्यों बढ़ रहा है,
और इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, उस हवाले से बात होगी। और साथ साथ FIA जो है वो क्या कार्रवाई कर रही है, वो क्या रोल प्ले कर रही है, इस हवाले से बात होगी। और साथ साथ हम जो है सर से बात करेंगे, सज्जाद साहब से, इकॉनमी के हवाले से। मईशत हमारी जिस स्टेज पे हम लोग खड़े हुए हैं, हम अभी मैं ब्रेक में भी सर से बात कर रही थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा मसाइलों के ऊपर बात करते हैं तो सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह अपनी मईशत को बेहतर किया जा सकता है, महंगाई के हवाले से भी बात होगी। तो आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहें, हमें ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मुल्क की सूरत हाल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस टाइम। तो सबसे पहले क्योंकि वही आती है कि इस टाइम जो हमारी मईशत का हाल है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक आम बंदे के लिए सर्वाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। और कहते हैं पहले ये था कि जी आपके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी, अब तो मैं समझती हूँ शायद 1 वक्त की रोटी खाना भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है एज ए नेशन, क्योंकि हमारी नेशन में एक सबसे बड़ी जो खसूसियत है वो अभी अरसलान साहब भी बताएंगे कि जब एक ट्रेंड हम बनाते हैं तो वो जो है ना वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। महंगाई बिल्कुल है, लेकिन उसकी रीज़न समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना होगा कि एक तो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये नहीं कह सकते खाली पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में दूसरा इसका फैक्टर ये है कि रशिया यूक्रेन वार है। रशिया और यूक्रेन दोनों जो है वो बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी लीड करते हैं दुनिया को। जैसे फूड की सप्लाई में वो लीड करते हैं, जैसे रशिया जो है वो ऑयल एंड गैस की सप्लाई में लीड करता है। तो वहाँ पे जो वार है उसका भी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है और महंगाई में वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। थर्ड ये है कि कोविड-19 जिसको हम 3 साल पूरी दुनिया ने भुगता है, तकरीबन जो है वो मिलियंस उसमें डेथ हुई हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में भी उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो अभी हम बिल्कुल पोस्ट कोविड ईरा में हैं पूरी दुनिया, और उसके आफ्टर शॉक्स भी फील हो रहे हैं। चौथी एक और बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में 2022 में फ्लड्स आए हैं, बड़े हैवी फ्लड्स। हाँ जी, हिस्ट्री के जो चंद सीवियर फ्लड्स हैं उनमें से एक ये थे। चौथी एक ये रीज़न है। और चौथी के साथ पांचवी भी पाकिस्तान से इंटरनली रिलेटेड है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डायरेक्टली रिलेटेड होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये भी एक बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ें हमें हैज़ार्ड और आउट ऑफ कंट्रोल फील होती हैं एट टाइम्स, और महंगाई भी ज़्यादा फील होती है। और छठी रीज़न ये है कि ओवर द ईयर जो स्टेट है उसमें हमें कोई, अगर डेमोक्रेसी है तो वो कंटिन्यू नहीं हो सकी, अगर कंटिन्यू नहीं हुई तो फ्लोरिश नहीं हो सकी, और ऑफ एंड ऑन स्पेल्स आए। छोटे छोटे स्पेल में डेमोक्रेसी थी और इसके साथ साथ बड़े बड़े स्पेल में जो है वो डिक्टेटरशिप थी, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस को कभी डायरेक्शन नहीं मिली कि बेसिकली जो वे आउट है या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या जो लॉ है वो कंटिन्यू स्टेट का करेगा भी कि नहीं। तो ये अनसर्टेनिटी भी काउंट करती है और अभी पाकिस्तान में जो महंगाई है उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके साथ साथ अब जो करंट सिचुएशन है उसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान महंगाई के हिसाब से इस वक्त दुनिया के चंद जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा महंगाई है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि एसेंशियल्स की प्राइसेस बहुत ऊपर हैं। एसेंशियल्स में ये है कि आम आदमी जो है, मतलब पॉलिसी की बात भी कर लेंगे, जो लीडरशिप है उसकी बात भी कर लेंगे, डिपार्टमेंट की भी कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम है जब हमने आम कॉमन पाकिस्तानी की बात करनी है। और इस वक्त जो महंगाई है उसमें सबसे ज़्यादा जो हिट हो रहा है वो एक आम पाकिस्तानी हिट हो रहा है, और उसी के लिए अब पॉलिसीज़ और डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, ये 3 फैक्टर अगर रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सही। तो इसमें मज़ीद भी हम बात करते हैं, साथ ही अरसलान से भी जानते हैं। अरसलान, ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है आजकल इस पे? आप हमें आपकी कार्रवाइयाँ तो है वो चल ही रही होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अच्छा, साइबर क्राइम के हवाले से हम देखें तो बहुत ज़्यादा इस टाइम हम जो है वो तेज़ी से भी फैल रहा है और बहुत सारे ट्रेंड्स भी ऐसे चल रहे हैं। ये क्यों और कैसे बढ़ रहा है? देखिए मैडम, हम सारे जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये और जो गैजेट्स हैं लाइक मोबाइल फ़ोन वगैरह, इनका इस्तेमाल बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है,
जो एजुकेशन का लेवल है, जो अवेयरनेस का लेवल है, वो उतनी तेजी से ऊपर नहीं गया जितना इनका इस्तेमाल ऊपर गया। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, जिनको मतलब जो बच्चे मतलब इवन बड़े भी, ठीक है, इसको साइबर क्राइम का शिकार हर बंदा हो सकता है। ठीक है, वो इसको यूज करते हैं, इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं या मुस्तफीद होने की कोशिश करते हैं, तो वो इसको कहीं ना कहीं मिसयूज कर लेते हैं, या क्रिमिनल्स उन इनोसेंट जो है यूजर्स को टारगेट करते हैं, और इस वजह से साइबर क्राइम जो है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड ग्रोथ हुई है। जो अवाम है वो नो डाउट इसका शिकार भी बहुत ज्यादा हुई है, और जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने उनको यहाँ से मैं कई दफा बता चुका हूँ कि सेफ एग्जिट मिलती है, कि हम जराइम करें और पकड़े न जाएं। ठीक है, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक सेफेस्ट जरिया होता है क्राइम करने का। मतलब इट इज एज इक्वलेंट टू, अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करते हैं साइबर क्राइम में, एक मिनट में, एक सेकंड में, या मतलब थोड़ी ही टाइम में आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, उनको डिफरेंट जो फेक अकाउंट्स में या डमी अकाउंट्स में, या मतलब कोई ऐसे बंदे जो मर चुके हैं, या ऐसे बंदे जिनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पे जैज कैश अकाउंट बने हुए हैं या कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट्स बने हुए हैं, या उनको मिसयूज किया जाता है 5-10% का लालच दे के, तो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं, और वो बेचारा गरीब शख्स, इनोसेंट जो बंदा, जो बच्चा, जो शख्स मतलब ये ऑनलाइन मतलब कोई ऐप यूज कर रहा था, या जिसके बैंक में कोई पैसे मौजूद थे, उसके लाखों करोड़ों रुपए की जो उसकी मतलब पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, उसको उससे महरूम कर दिया जाता है। तो नो डाउट इसके जो वाकयात हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और स्टेट ने भी इसके ऊपर खास तवज्जो दी हुई है। ये इट इज एज इक्वलेंट टू अ चोरी डकैती। ठीक है ना, देखें ये बहुत ज्यादा इट इज एज इक्वलेंट, ये उसी बराबर है जैसे कि एक बंदे के, बट इट इज अ वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है, जो क्रिमिनल जो ये कर रहा है, वो एक घर बैठा या किसी दूर दराज इलाके में बैठा कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हुए ये क्राइम जो है वो कर रहा है। और इनकी नो डाउट जो रफ्तार है, जो इनकी मतलब जो रिपोर्ट होने के मैटर्स हैं या जो विक्टिम्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से तमाम जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो ऑनलाइन जो फाइनेंशियल जो एप्स हैं उनको आप सिक्योर रखें। आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो एट एनी कॉस्ट किसी फर्द वाहिद को मुहैया ना करें। कभी भी कोई बैंक, कोई स्टेट बैंक आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सीख नहीं करता। इसके अलावा अगर कोई फर्द वाहिद आपको कहे कि आपके अकाउंट में 100 एंड 100 अमाउंट आएगी, आप 5 से 10% ले लें, या आपको नौकरी का लालच दे के आपके अकाउंट में पैसे मंगवाए, तो किसी तौर आपने वो अमाउंट अपने अकाउंट में नहीं मंगवानी। ठीक है, और अगर वो आप अपने अकाउंट में मंगवाते भी हैं तो उसको विड्रॉ नहीं करनी। ठीक है, अगर आप उस अमाउंट को विड्रॉ करेंगे या किसी भी हवाले से, तो आप भी मतलब उस गैंग का शुमार हो जाएंगे, उस गैंग में आपका शुमार होगा, क्योंकि आप बेनिफिशियरी होंगे उस फ्रॉडुलेंट अमाउंट की। जी अच्छा, फिर इस तरह के बहुत सारे हम देखते हैं जो फ्रॉड के केसेस आ गए, जिस तरह की कॉल्स अभी बता रहे हैं। अच्छा, कोई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता बैंक से, मोस्टली ये आ जाता है कि अच्छा जी बैंक से कॉल आई है, आप अपना कोड बता दें, आपके इस तरीके से भी आपका बहुत है। अच्छा, फिर एटीएम के हवाले से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी चली जाती है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ गेम शो कि आजकल हम जो देखते हैं ना, आजकल डिफरेंट जो है चैनल से आपको गेम शोज जो चल रहे हैं उनकी तरफ से आपको जो है वो ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है कि आपको कॉल्स आ जाना। अच्छा, आपका इतना लाखों का, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, लाखों के इनामात आपके निकल आए हैं, गाड़ी निकल आई है, सोना इतना निकल आया है। तो लोग यकीन करेंगे, तो मैं खैर अपने हमारी फैमिली में भी इस तरह के केसेस हुए, यकीन करें तो हैरत होती है कि लोगों ने इसकी तरफ इतना उनका रुझान है कि सिर्फ इस इनामात के चक्कर में आप अपनी जो आपके पास रही सही कमाई भी होती है ना, वो भी आप जो है वो दूसरों को दे बैठते हैं। मैडम नो डाउट, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि इस तरह के गेम शो लाइक कौन बनेगा करोड़पति, जीतो पाकिस्तान, आपको कॉल आती है आपके यहाँ। अच्छा, इन क्रिमिनल्स का जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनका टारगेट खासकर वो अवाम है
जो जरा बैकवर्ड एरिया से है, जिनको अवेयरनेस नहीं है। देखिए टारगेट भी उन्हीं लोगों को ज्यादा कर रहे हैं, बट इट नेवर मीन्स कि पढ़ा लिखा जो मतलब शख्स है या तबका है वो इसका शिकार है, वो भी शिकार हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है वो, बिल्कुल। इसमें मैडम अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स की इकसाम की बात करें ना, तो देर आर मेनी काइंड्स ना। नंबर वन ये जीतो, ये जो पाकिस्तान ये हो गया। आपको कॉल आएगी कि आपका बच्चा पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, आप पीछे से सायरन बज रहे होंगे पुलिस के, और वो कहेंगे इंस्पेक्टर साहब इतने पैसे जैज कैश मांग रहे हैं, तो वो वालदैन बेचारे अपने बच्चों को बचाने की खातिर 30-40 हजार, 20 हजार, 5 हजार वो उस अमाउंट पे, उस अकाउंट पे भेज देते हैं। आपको आजकल मैं खासकर देख रहा हूँ बकरों के ऐड लगे हुए हैं, ठीक है, कि बकरे इतने सस्ते हैं और इतने अच्छे हैं। बकरा ईद आ रही है शायद इसके अच्छा अब बकरों पे भी लगा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो लिंक लगाते हैं, बेचारी आवाम समझती है कि यह सच है, ठीक है, उनसे पैसे बदलिया जैज कैश, वो फेक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उन पे मंगवा लिए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो आपको फ्रॉड का निशाना बना लिया जाता है। इसके अलावा आपको सस्ती गाड़ी का कोई वो लगा दिया जाता है ऐड, उसके बयाने के चक्कर में पैसे ले लिए जाते हैं। एक और जो काम की चीज है वो ये वीजा फ्रॉड। आजकल देखिए सोशल मीडिया, ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो इंस्टाग्राम है, ये तमाम चीजें, इसमें कोई एज नहीं है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं है। बेचारा वो कारपेंटर भी वही इस्तेमाल कर रहा है, एक ग्रेजुएट मास्टर्स पर्सन भी वही इस्तेमाल कर रहा है, उसका कोई पैरामीटर नहीं, कोई बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर। अब वो एक ऐड देखता है कि जनाब सऊदीया में रोजगार के मौके, ठीक है, इतने इतने पैसे कमाए, ठीक है, वो बेचारा उस पर राब्ता करता है, तो पता लगता है कि मैंने लोगों को मैडम 25 से 30 लाख रुपया उन रॉन्ग डूअर्स को देते हुए देखा कि हमें वीजा मिलेगा, हम जनाब बाहर के मुल्क चले जाएंगे। इस तरह का फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। जी, आपको बैंक से कॉल आती है, आपका ओटीपी, आपको वन टाइम पासवर्ड जो है वो आप एट एनी कॉस्ट आपने वो शेयर नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा सेवरल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर वो आपको बैंक की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आपने शेयर नहीं करना, जी बिल्कुल आपका आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए ज्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बाहर के मुल्क की लड़की का मैसेज आएगा, ठीक है, और वो ये शो करेगी कि मेरे पास कोई पैसे हैं, ठीक है, मुझे कोई नाम मिल गया है। या अभी लेटेस्ट मैंने देखा एक बच्चे को 35 लाख रुपया उससे स्नैच कर लिया गया, उसको मतलब लाइक वो कैसे कि उससे ये कहा गया, उस रॉन्ग डूअर ने, लड़की ने जो इम्पर्सनेट कर रहा था बंदा या बंदी, हूसोएवर दैट वाज, उसने मैसेजेस किए, व्हाट्सएप से ताल्लुकात बनाए कि मेरे बैंक में इतने पैसे एक डेड पर्सन के पड़े हैं, आप अगर ये इंफॉर्मेशन वो मैं आपको दूंगी, आप प्रोवाइड कर दें तो ये 500 बिलियन रुपीस आपको हम ट्रांसफर कर देंगे। वो उसकी बातों में आता है, बातों में आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन की मद में, कस्टम ड्यूटी की मद में, इंश्योरेंस की मद में, कोरियर सर्विसेज की मद में उस बेचारे से 35-40 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। वो नो डाउट वो इमेच्योरिटी में, वो लालच में। वो एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अल्ताफ साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी साहबा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह के रोहित टीवी जिन सिटी वाइज जो नुकात होते हैं या प्रॉब्लम होते हैं उनको उजागर करता है, तो मैं रोहित टीवी को सलाम पेश करता हूँ कि कम से कम कोई ऐसा टीवी तो है कि जो इज्तिमाई तौर पे जो सिटी वाइज या देहात वाइज कुछ भी हो मसाइल होते हैं उनको उजागर करता है। तो इसलिए हम इसे बहुत ही लगन से देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम मेरे घर में देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी, असल में बात ये थी नौरीन साहिबा कि मेरी कजन है, उनके साथ ना फ्रॉड हुआ है। वो उन्हें ना कॉल्स आती थी, अच्छा, तो वो उनका ही रिश्तेदार बन के तो उनसे उसने पैसे आते आए हैं, लेकिन वो बंदा बिल्कुल ही वो नहीं था जो उनका रिश्तेदार था। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। तो इस सिलसिले में उन्होंने अभी तक ना किसी से
वो कोई रास्ता नहीं किया, बस मुझसे रास्ता किया था कि हमारी किसी तरह इस बंदे से जान छुड़ाएं। वो हमें बार बार हरास कर रहा है और बार बार दोबारा पैसों की डिमांड कर रहा है। तो हमें खतरा है कि कहीं हमारे घर आके वो हमें हमारा मर्डर न कर दे या कोई नुकसान न पहुंचा दे या ऐसा कुछ हो। तो इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरह हेल्प ले सकता हूँ? वो सीक्रेट भी रहे और उनकी वो हिफाजत में भी रहे और वो कोई ऐसा कदम ना उठा सके जिससे वो मेरे जो कजन की फैमिली है उनको कोई नुकसान उठाना पड़े। ठीक है अरसलान, आपको एक बात पूछना चाहेंगे? जी, इनसे ये पूछें कि उन्होंने कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं उसको। अल्ताफ साहब, कितने पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं वो लोग? आपकी कजन? तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक हो गया। ठीक है। देखें, ये भी एक किस्सा है साइबर क्राइम की कि आपको एक अननोन नंबर से कॉल आती है, ठीक है, वो आपसे बात करके कहता है कि आपने मुझे पहचाना, ठीक है, तो वो बंदा परेशान हो जाता है कि बाहर का नंबर है, कौन नहीं है। अच्छा, इसकी बात करते हैं, इनका जवाब जो है वो लाजमी सुनेंगे। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही अटल में आपको खुश आमदी कहते हैं जी। उसका सोल्यूशन वो पूछ रहे थे कि हमें जो है वो किस तरह हम सेफ हो सकते हैं और किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये पहले आपको बता दूं कि इनके साथ ऑलमोस्ट इसी तरह का फ्रॉड हुआ होगा। वो ये कि इनकी बाहर से किसी नंबर से कॉल आई होगी और उसने पूछा होगा कि आपने मुझे पहचाना, तो इन्होंने खुद से गैस कर लिया होगा, जिससे उस रॉन्ग डूअर को पता दे आर वेल ट्रेन्ड हाउ टू टैकल यू, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा होगा कि हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका वही रिश्तेदार बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको कुछ पैसे भेजने हैं। और वो एक फेक स्लिप भी जो है ना वो भेजेगा कि ये कल और परसों आपने जाके ना रिसीव कर लेना है। थोड़ी ही देर बाद आप जब आप उसके उस लालच में आ गए हैं या उस चक्कर में आ गए हैं, तो वो थोड़ी देर बाद आपको कॉल और मैसेज करके कहेगा कि एक्चुअली एक मसला हो गया पाकिस्तान में ना, मेरे एक दोस्त को ये पैसे चाहिए, या साथ में ये कहेगा कि मुझे कफील ने पकड़ लिया। अच्छा, ये क्योंकि उनकी बात वो हिरासमेंट का भी कह रहे थे कि वो हिरासा कर रहा है, वो हिरासा इस सेंस में कर रहा है कि यार बातें शरीफ लोग हैं, इनको पता नहीं है, इनको ये है कि उसके पास हमारी इंफॉर्मेशन है या कुछ भी। ज़ाहिर बात है ऐसे रॉन्ग डूअर जो है, जब आप उनकी बात नहीं मानते, जब उनके कहने पे आप उनको और पेमेंट नहीं भेजते, तो वो आपको वो आपको थ्रेट करते हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स कभी भी सामने नहीं आते, ठीक है। तो आपने बिल्कुल वरी नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस तरह का कोई इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है जो आपके घर आके इस तरह से आपको कुछ करने की कोशिश करे, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि आपके जो नजदीक जो आपका जो साइबर क्राइम का रिपोर्टिंग सेंटर है, आप उधर जाके एक रिटर्न एप्लीकेशन दें। आप अपने पुलिस स्टेशन में एक रिटर्न एप्लीकेशन दें कि इस नंबर से जो है वो हमें कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और हमारी जो पैसे हैं वो इस नंबर पे ट्रांसफर हुए हैं। बेहतर तो यही है कि साइबर क्राइम के ऑफिस आके रिटर्न कंप्लेंट सबमिट करें और साथ ही मेंशन करें कि ये बंदा इस नंबर से हमें थ्रेट कॉल्स कर रहा है, ये इस तरह से धमकियां वगैरह दे रहा है। अच्छा, इसी में अरसलान साहब जी, कि जैसे आप रिटर्न एप्लीकेशन का कह रहे हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी है कि जैसे खवातीन होती हैं और ये पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं लगाना चाहते या किसी भी सेंटर पे नहीं जाना चाहते, तो घर बैठे ऑनलाइन भी कोई है जी बिल्कुल ऐसा कि वो ईमेल कर दें और फिर उनकी दादरसी हो जाए? जी बिल्कुल, ये जो खासकर हैरेसमेंट की मैटर है, बल्कि सर ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा इस टाइम पे। आप आवाम के लिए, जैसे कि अभी उसने भाई ने बताया कि आप लोग सदका जारिया कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करके इस हवाले से किसी बच्ची का, किसी फीमेल का, किसी मेल का, किसी भी पर्सन का अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल डाटा, ठीक है, कोई न्यूड डाटा, नंगी तस्वीर, वीडियो किसी फर्द वाहिद के कब्जे में आ गई है, किसी ने अपनी मर्जी से किसी को दी थी, ट्रैप करके दिया था, मतलब ट्रैप हो गया था, मोहब्बत का झांसा था, हस्बैंड एंड वाइफ्स के भी मैंने ये इश्यूज देखे। तो अगर कोई रॉन्ग डूअर, कोई मतलब मेल या फीमेल उस विक्टिम को थ्रेट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी डिग्निटी, उसकी मोडेस्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसको दो चीजों की डिमांड होती है, एक सेक्सटॉर्शन, उससे कोई जिनसी ताल्लुकात, या एक्सटॉर्शन को पैसा भत्ता वसूल करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा जो विक्टिम है उसके घर वाले भाई FIA साइबर क्राइम बैंक को बजरिया ऑनलाइन जो कंप्लेंट उनका www.fia.government.pk उनकी जो हेल्पलाइन है 1991, इसके अलावा वहां जाके भी रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा, हेल्पलाइन में चाहूंगी कि आप दोबारा रिपीट भी कर दें। 1991
1991 ये हेल्पलाइन जी नंबर है, बिल्कुल। इस इसके पर आप अलावा कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है www.fia.government.pk, इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट में जाएंगे तो उनको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये अपनी कंप्लेंट जो है वो बजरिया ऑनलाइन भी दर्ज रजिस्टर कर सकते हैं। विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, रॉन्ग डूअर को बजरिया रेड बर वक्त गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, उसके पोजेशन से ऑब्जेक्शनेबल डाटा, उसके उसके मतलब जो उसके बैकअप में पड़ा हुआ है, घर में, ऑफिस में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी हार्ड डिस्क में, वो तमाम डाटा रिकवर किया जाएगा। ठीक है, और मुल्ज़म इस जराइम में मुलव्वस जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो जराइम है, इसमें जो मुलव्वस मुल्ज़मान है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको गिरफ्तार करके उसको करार वाकई सजा जो है वो दिलवाई जाएगी। उसकी सजा 5, 7 और 10 साल तक सजाएं और 50 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। इस पर 21P का जो है वो लागू होता है। ये जो है नॉट बेलेबल, कॉग्निजेबल और हीनियस ऑफेंस है। जी, मतलब ये सारी चीजें हैं, सजाओं के बारे में भी जानेंगे और फिर इसकी बेल के हवाले से भी बात होगी। अच्छा सर, जिस तरह मईशत के हवाले से भी बात कर रहे थे, इस टाइम आप क्या समझते हैं कि हम अपनी मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, हम महंगाई, खुद साख्ता महंगाई भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमने चीज़ों को बेहतर भी तो करना है। हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे तो फोकस नहीं करना कि यही चीज़ें बस चलती रहें। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। महंगाई जो है ना, एक तो इम्पोर्टेड आइटम है। अच्छा, जो इम्पोर्टेड आइटम है वो तो डेफिनेटली महंगा है क्योंकि डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है। और एक है लोकल आइटम जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है चीज़, उसका डॉलर की प्राइस से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी महंगी हो रही है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह ये है कि हमारी कौम जब कोई अपॉर्चुनिटी देखती है, मिसाल के तौर पे जब भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो हर उस आइटम की प्राइस लोग बढ़ा देते हैं जिसका पेट्रोल से लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो इसलिए हमने भी प्राइस बढ़ा दी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ी है, उससे इम्पोर्टेड आइटम जो है वो महंगे हो गए, महंगा हो गया। हाँ जी, लेकिन लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्राइसेस भी लोगों ने साथ बढ़ा दी हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है कम्युनिटी के साथ साथ जो है वो स्टेट का है कि स्टेट का प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है। प्राइस मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जिनका ये ड्यूटी है। असिस्टेंट कमिश्नर्स भी जो है वो प्राइस मैजिस्ट्रेट का काम करते हैं। इसी तरह प्राइस कंट्रोलिंग का पूरा एक मैकेनिज्म है जो कि इवन मोहल्ले की हद तक, किराना स्टोर तक जाके भी उनकी ड्यूटी होती है कि प्राइसेस चेक करें। अच्छा, जो प्राइस लिस्ट है दे आर बाउंड के वो उसको डिस्प्ले करें और उसी प्राइस पे चीजें दें। अगर वो लेकिन आज तक हम लोग प्राइस कंट्रोल की, अब जिस तरह बात कर रहे हैं सर, हमें तो उस चीज पे आज तक चीजें मिली भी नहीं है। जी नहीं मिलती। जैसे बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल है कि हाउस होल्ड जो LPG है, घर में इस्तेमाल होने वाली गैस है, उसकी जो गवर्नमेंट की अनाउंस प्राइस है वो डिफरेंट है और जिस पे मिल रही है वो 40, 50 या 60 रुपीज पर केजी जो है वो ज्यादा है। तो इसी तरह बाकी तमाम चीज़ों का भी यही हाल है। इसमें डेफिनेटली प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, देखें इन चीज़ों में गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है, सिर्फ विजिलेंट होने की ज़रूरत है, अपना काम एक्टिवली करने की ज़रूरत है और गरीब का बहुत सारा मसला हल हो जाएगा। अब ये देखें, चाहे आपका टूथपेस्ट है, चाहे आपका शैम्पू है, ये भी आपकी लग्जरी आइटम में आ गए हैं, तो ये हालात चेक कर लें। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह दिता साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि हम पाक सदन में रहते हैं, कोई नजदीकी दफ्तर है अच्छा जी जी, वो ये कह रहे हैं कि जो दफ्तर है वो पाकपतन में नहीं है। मैं चेक करके बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है। पाकपतन को कौन सी डोमेन लगती है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, आपको भी बताते हैं। हाँ जी, बात हो रही थी हमारी जी हाँ, लग्जरी आइटम के हवाले से। दूसरी चीज़ है इम्पोर्टेड आइटम की। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कल्चर है वो इम्पोर्ट कल्चर है। पाकिस्तान वैसे तो एक डेवलपिंग कंट्री है, मुल्क है, एग्री मुल्क है, लेकिन पूरा का पूरा जो हमारा कल्चर है वो इम्पोर्ट कल्चर है। हम लोग जो है वो हर उस चीज़ को बाय करना चाहते हैं जो इम्पोर्टेड है। हम हर उस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं जिस पे फॉरेन टैग लगा हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि कौम खरीदना चाहती है इम्पोर्टेड, तो जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं बिजनेस में, कम्युनिटी में भी अपॉर्चुनिस्ट बिजनेसमैन होता है। अब उसको पता है कि कौम जो है वो इम्पोर्टेड आइटम खरीदना चाहती है, तो वो इम्पोर्ट करेगा। जब वो इम्पोर्ट करेगा तो वो चीज़ डेफिनेटली, डॉलर जो है वो 300 रुपीज़ का $1 है, तो वो चीज़ महंगी है, वो महंगी ही मिलेगी
और जो लोकल बिजनेसमैन है, लोकल प्रोड्यूसर है, वो डिस्करेज होगा। जब वो डिस्करेज होगा तो वो बैकफुट पे आएगा। आपका लोकल जो प्रोडक्शन है, लोकल जो इंडस्ट्री है, वो जो है ग्रो नहीं कर सकेगी। उसको सब्सिडी जो है वो अगर दी जाए, उसको इनकरेज किया जाए, और एक अवेयरनेस, जैसे आपका चैनल ये प्रोग्राम रेगुलर करता है कि लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को जो है अगर वो हम कंज्यूम करना शुरू कर दें। दूसरी बात, अगर हम अपना लाइफस्टाइल सिंपल कर लें, बिल्कुल सिंपल, और अगर आप सिंपल लाइफस्टाइल करते हैं तो इंपोर्टेड आइटम पे आपकी जो रिलायंस है बड़ी कम हो जाएगी। और सेकेंडली जो है हम थोड़ा बहुत वट एवर जो हम अर्न कर रहे हैं, हर पाकिस्तानी जितना अर्न कर रहा है, वो मैं एक सिंपल फार्मूला बताता होता हूँ कि कोई भी आदमी अगर जो अर्न कर रहा है वो ये समझ, फॉर एग्जाम्पल वो 1000 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो वो ये समझे कि मैं 900 या 950 अर्न कर रहा हूँ, और उसमें से 5% या 10% अगर सेव करना शुरू कर दे, तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो कंजम्पशन का जो हमारा कल्चर है, हम खर्च करने वाले कौम है, मतलब हम ज़्यादा खर्च करते हैं। जब आप खर्च करते हैं तो भी महंगाई बढ़ती है। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, कि जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़रीदना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि चीज़ों की डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये भी महंगाई में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम कंजम्पशन ओरिएंटेशन से सेविंग ओरिएंटेड नेशन की तरफ जो है वो ट्रैवल करें, और अपना जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा सेव करें, और लाइफस्टाइल सिंपल कर लें, तो महंगाई में मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक हम रिलीफ फील करेंगे, जो भी अपने ऊपर अगर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट्स का रोल है, या आगे जाके जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सेटल हो के उसका भी इम्पैक्ट आता है कि नहीं, उसको भी अभी आगे इंशाल्लाह करते हैं डिस्कस। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हम वही आ जाता है, हम ये समझते हैं कि बाहर की चीज़ है तो जाहिर सी बात है क्वालिटी की बात जहाँ पे आती है, मोस्टली लोगों का एतमाद सिर्फ इसी वजह से कि जी बाहर की चीज़ आ रही है तो क्वालिटी बेहतर होगी, तो उसका हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है जी, क्वालिटी जो है वो बहुत ही कोई लो किस्म की क्वालिटी से आपकी चीज़ें तैयार होनी है, जिसकी वजह से वो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। ये बिल्कुल, अच्छा, ये भी हमारा एक मेजॉरिटी ऑफ द जी कंज्यूमर के ज़हन में यही है कि क्योंकि इम्पोर्टेड आइटम है तो इसकी क्वालिटी बेहतर है, लोकली तो जो है वो चीज़ नहीं बनाते। देखें, ये फैक्टर ज़रूर होगा, मैं ये नहीं इसकी एडवोकेसी नहीं करता करेंगे, बट आप ये देखें कि हम वो नेशन हैं जो कि चिप्स तक इम्पोर्ट करते हैं। अब एक एग्री नेशन है, जैसे आपने खुद भी कहा, उसके बाद क्या हम चिप्स लोकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि हमें चिप्स भी इंपोर्ट करना पड़ता है? मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी आप ये देखें, जी हाँ, वो हम इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद डेफिनेटली क्योंकि महंगाई बेतहाशा हो जाती है, और यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से आपका डॉलर जो रिजर्व्स हैं वो नीचे चले गए, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको पेमेंट डॉलर में करनी है। क्या समझते हैं, डॉलर अब 300 के करीब है, तो ये क्या वापसी आने का कोई इम्कान भी आपको नजर आता है, या आगे कहीं बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं कि 300 भी क्रॉस करेगा? बड़ी अच्छी बात आपने की, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने बिल्कुल। अगर हमारा नेशनल जो कल्चर है वो यही रहा तो डॉलर ऊपर जाएगा, ये 350 भी क्रॉस करेगा। अच्छा जी, यहाँ तक चांसेस हैं? यहाँ तक चांसेस हैं, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि हम इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर कम करते हैं, आज अगर एज ए नेशन हम रिजॉल्व करते हैं कि हम लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, अच्छा अगर बिल्कुल ही हमारा गुजारा नहीं है तो हम ये कहें कि जी हम कंजम्पशन रिड्यूस कर लेते हैं, चलें हम, मतलब ये ऐसे ही होता है ना कि जी आप एकदम से सारा लोकल प्रोड्यूस पे नहीं आ सकते, तो आप अपनी जो कंजम्पशन है वो हम कम कर लें, 20% भी कम कर लें, तो 20% डॉलर पे प्रेशर कम होगा तो डॉलर की प्राइस नीचे आ जाएगी। तो हम अगर इंपोर्ट कम करेंगे डॉलर की प्राइस नीचे आएगी, अगर हम लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे तो डॉलर की प्राइस नीचे आएगी, अगर हम अपना लाइफस्टाइल सिंपल करेंगे तो डॉलर की प्राइस नीचे आएगी, अगर डॉलर की स्मगलिंग जो पाकिस्तान से बोरियों में अफगानिस्तान हो रही है वो रोकेंगे तो डॉलर की प्राइस नीचे आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम कर लेंगे तो डॉलर की प्राइस यकीनन नीचे आएगी, लेकिन जो हो रहा है अगर यही होता रहा तो डॉलर 350 भी क्रॉस करेगा। अच्छा, फिर अगर वो क्रॉस कर गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ हमारे महंगाई हो जाएगी और जीना भी मुश्किल हो जाएगा, और फिर बढ़ती महंगाई और फिर बढ़ती बेरोज़गारी, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझती हूँ कि आम बंदे के लिए वाकई सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा। और फिर जिस तरह लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो 90% लोग जो है हमारी यूथ भी इवन के, तो यहाँ से जो है वो मूव हो चुकी है, और आगे भी लोग जो है वो मूव होना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल है, ब्रेन ड्रेन इसी की एक बड़ी रीज़न है, बहुत सारी रीज़न मैंने शुरू में बताई हैं, और उसके साथ साथ ये यूनाइट सिचुएशन है कि अगर हम इन चीज़ों को वार फुटिंग पे नहीं करते, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है
कि 70 ऑड ईयर में जो है ये इलीटिस्ट कंट्री रहा है, जिसको हम अशराफिया कहते हैं या इलीट क्लास कहते हैं, ये उनका मुल्क रहा है और हमेशा रिसीविंग एंड पे जो है वो गरीब पाकिस्तानी रहा है। मेरा ये ख्याल है कि वक्त है कि वो जिन लोगों ने 70 ऑड ईयर जो है वो इसके रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाया है, अब उनको पे बैक करना चाहिए। अब जो पूरे टैक्सेस हैं वो उस क्लास को देने चाहिए। अब जो प्रिविलेज क्लास है उनके पास जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो उनको वॉलंटरली रिटर्न कर देनी चाहिए। इसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, इसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, और इसकी पॉलिटिकल एलीट और फ्यूडल जो आपके हैं वो तमाम जो है, अगर ये इस वक्त भी वो फेवर रिटर्न नहीं करते आम पाकिस्तानी को। देखिए अगर आप डाटा देखते हैं तो ये 80% से भी ज़्यादा गरीब लोगों का मुल्क है। 80% की पॉपुलेशन का मतलब ये है कि ये 14-15 करोड़ इसमें गरीब लोग आबाद हैं। बिल्कुल। अच्छा, उन बस्तियों को अगर आबाद रखना है तो जिन्होंने मराआत पहले ली हैं वो अगर वॉलंटरली देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ मैंने पिछले दिनों एक कॉलम भी लिखा था, उसमें मैंने डिटेल से वो पॉइंट्स भी लिखे थे कि लाजमी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, हमारी बात हो रही थी कॉलम के हवाले से, ये आपने कॉलम लिखा जी, उसमें बेसिकली यही जो आप बता रहे हैं कि जी इसमें क्या क्या इस वक्त एज ए नेशन और प्लस गवर्नमेंट क्या ऐसे मेजर्स ले सकती है कि महंगाई जो है वो रिड्यूस हो सकती है। सही। मेरे ख्याल है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक तो इम्पोर्टेड आइटम्स जो है वो कुछ बैन लगाया भी है गवर्नमेंट ने, और फर्दर भी जितने लग्जरी आइटम्स हैं प्लस यूटिलिटी आइटम्स जो लोकली प्रोड्यूस हो सकते हैं, मेरे ख्याल है उनको भी रिस्ट्रिक्शंस अगर हों। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एतराज़ उन दोस्तों का हो सकता है जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के साथ एसोसिएटेड हैं, बट हमें तो इनफैक्ट अभी देखें सेंसस हुआ है 25 करोड़ के करीब हमारी आबादी हो गई है, तो हमें तो उन 15 या 20 करोड़ का देखना है जो $2 $3 पर डे पे सर्वाइव कर रहे हैं। सही। आपने खुद ही बताया कि जी पहले तो 2 वक्त का खा एक टाइम का भी नहीं मिल रहा, तो बेसिकली मफाद आम में हमें देखना है। दूसरी बात ये है कि हमारा कंजम्पशन कल्चर भी हमें महंगाई की तरफ ले गया है। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें स्टेप लेना चाहिए। जो हज या उम्रे का है कल्चर, उसमें अगर एक हज या एक उम्रा को कर लेता है तो सेकंड पे बेशक बैन हो, क्योंकि जब आप हज या उम्रे पे ट्रैवल करते हैं तो अगेन आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं। सही। या फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। इसी तरह जो हमारा शादियों का कल्चर है इसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल है वन डिश, और वन डिश को भी अभी तक बड़ा लूज किस्म की डेफिनेशन है, उसमें 4, 5, 6 डिशेज लोग जो है बड़े आराम से अकोमोडेट कर लेते हैं। अच्छा, ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, रशीद साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी भाई साहब, मेरा जो केस है ना सबर बराज में 1 साल से लटका हुआ है। उन्होंने हर इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है लेकिन रेट नहीं कर, ये फैसलाबाद में मशहूर है। आपका केस क्या है? अच्छा अरसलान, आप पूछ लें क्या बात? हाँ जी, केस क्या है आपका? हेलो, आप अपना केस बताएं रशीद साहब, आपका क्या केस है? I'm not getting. वो इंक्वायरी कंप्लीट है, हर चीज फोटो भी है, कार्ड नंबर भी इनके पास आ गया सबर बराज के पास। ये आपका कहाँ पर है? क्या आपका केस है मुल्तान में है? केस मेरा ये मुल्तान में है। मैटर क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, अपना मसला आप बताएं क्या था फ्रॉड का? ये साल मैंने केस किया, इसका फैबर बैंक के थ्रू फ्रॉड हुआ मेरे साथ। मुझे कैश के थ्रू फ्रॉड हुआ है? कैसे फ्रॉड हुआ? कितने पैसे चले गए आपके? 3,25,000 रुपए। किस तरह से लिए गए आपसे ये पैसे? कहाँ से आया? ये है अपना फैसलाबाद से। अच्छा ठीक है, आपको क्या कह के आपसे पैसे, वहाँ के मुल्ज़िम हैं, आपको क्या कह के आपसे पैसे लिए गए? आपको क्या कह के आपसे पैसे लिए गए? हेलो, हाँ, आपको पैसे जो आपने दिए हैं वो आपसे क्या कहा गया ऐसा कि आपको पैसे देने पड़े? फराड पैसे आपके भेज रहे हैं बैंक थ्रू। हाँ, बैंक के थ्रू। करें जी, आपका बैंक भांजा जो फंसा हुआ है दुबई में है, उसके अर्जेंट आज पैसे चाहिए। जी आई गॉट इट।
मैं बता ठीक है, और अब आपका जो केस है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये आपका मसला है? नहीं हो रहा, हाँ जी, उसकी फाइनल हो रही है, इंक्वायरी फाइनल है। अच्छा ठीक है। रेड करना है, बदले भी केस है, उनके फोटो मेरे पास है, इंक्वायरी ऑफिसर उनके कौन है? मोबाइल नंबर भी हैं। अच्छा, आप इंक्वायरी ऑफिसर का नाम बता सकते हैं काइंडली? हाँ जी, अदनान साहब है। इनाम साहब? अदनान। अदनान साहब, अच्छा चलें, ठीक हो गया। और कुछ पूछना है जी अरसलान? नहीं, मैं बता दें, और भी पूछ सकती हूँ वैसे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूं कि आपके इस लाइव शो में अदनान खान साहब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एफआईए में, एंड ही इज एज पर माय एक्नॉलेजमेंट ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर, फाइन, द मोस्ट सीनियर ऑफिसर समहाउ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो बड़े कॉम्पिटेंट भी हैं। इनको अब एफआईए का जो प्रोसीजर है वो जाहिर बात है इनके साथ तो पहली दफा ऐसा हुआ, इनको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। एफआईए का जो प्रोसीजर है वो ये है कि पहले कंप्लेंट जाती है, वो कंप्लेंट वेरीफाई होती है कि आइदर ये साइबर क्राइम है भी सही या नहीं, ठीक हो गया। उसके बाद जब वो वेरीफाई हो जाती है, वेरिफिकेशन ऑफिसर जो है वो जो कंप्लेनेंट के एविडेंस को देखते हुए उसको ओके कर देता है, फिर वो अपने इंचार्ज को भेजता है रिकमेंडेड फॉर इंक्वायरी करके, रेगुलर इंक्वायरी उसके ऊपर मार्क कर दी जाती है। सही। अभी क्योंकि हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, आप ये बता दें कि वो किस तरह जो है वो आपसे राब्ता करें, आपके ऑफिस आए? इसमें नहीं, इसमें रेगुलर इंक्वायरी होती है, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्कैमर्स हैं उनको ट्रेस किया जाता है और बहुत जल्द इनके मुल्जमान को कैफे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरसलान, आप हमारे शो का हिस्सा बनते हैं और बहुत अवेयरनेस लोगों तक जो है वो जाती है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, बहुत मिसाइलों के थोड़े थोड़े हल भी आपने बताए। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।